तो चलिए आज बात करते हैं अमरा राजा के लेटेस्ट तिमाही नतीजों की और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है या फिर अपनी पुरानी मुश्किलों में ही उलझी हुई है। देखिए, पहली नज़र में तो अमारा राजा के नंबर ठीक ठाक ही लगते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में उतरते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी सामने आती है, चुनौतियों की और एक बड़े बदलाव की। तो आइए इन नंबरों के पीछे की असलियत को समझते हैं। जो सबसे पहली बड़ी खबर है वो ये कि कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में साल दर साल 4.2% की बढ़ोतरी हुई है। ये पहुंच गया है 3,410 करोड़ रुपए तक। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे ये नंबर पूरी कहानी नहीं बताता। असली खेल तो इसके अंदर के हिस्सों में चल रहा है। अब आते हैं कंपनी के मेन बिजनेस पर, मतलब लेड एसिड बैटरी का कारोबार, जो आज भी कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 93% है। और यहीं पर परफॉर्मेंस थोड़ी मिली जुली सी है, कहीं ग्रोथ है तो कहीं बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये काफी दिलचस्प है। देखिए, जो नई कार बनाने वाली कंपनियां हैं यानी ओएम्स, उनको जो बैटरी बेची गई हैं उनमें तो 25% की जबरदस्त ग्रोथ है। लेकिन जो रिप्लेसमेंट मार्केट है, जिसे हम आफ्टर मार्केट कहते हैं, वहां ग्रोथ सिर्फ 3% की है। और ये एक चिंता की बात है, क्योंकि ज्यादा मुनाफा कंपनी को इसी आफ्टर मार्केट सेगमेंट से होता है। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। दो और जरूरी हिस्सों में बड़ी गिरावट आई है। टैरिफ और कुछ जियोपॉलिटिकल वजहों से एक्सपोर्ट्स 15% तक गिर गए हैं। और टेलीकॉम सेक्टर में तो लेड एसिड बैटरी के वॉल्यूम में 45% से भी ज्यादा की भारी गिरावट है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अब तेजी से लिथियम बैटरीज की तरफ जा रही हैं। तो जाहिर है, जब सेल्स में इतनी दिक्कतें होंगी तो इसका सीधा असर कंपनी के मुनाफे पर तो पड़ेगा ही। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर इतना दबाव आखिर आ क्यों रहा है। इसकी कुछ बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि टिन, एसिड और एंटीमनी जैसा कच्चा माल महंगा हो गया है। ऊपर से बिक्री में कम मार्जिन वाले ओईएम सेगमेंट का हिस्सा बढ़ गया है। इन सब का नतीजा ये हुआ कि कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन घटकर 11.2% पर आ गया। तो कंपनी ने इस पर क्या कदम उठाया? मैनेजमेंट के मुताबिक उन्होंने लागत के इस दबाव से निपटने के लिए अगली तिमाही यानी जनवरी से कीमतों में करीब 2% की बढ़ोतरी की है। अब देखना ये होगा कि ये कितना असरदार साबित होता है। अच्छा, अब कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं। पुराने लेड एसिड बिजनेस की चुनौतियों से आगे बढ़कर अब हम कंपनी के उस बड़े कदम पर बात करेंगे जो भविष्य के लिए उठाया जा रहा है, और वो है न्यू एनर्जी सेक्टर पर एक बहुत बड़ा दांव। ये बिल्कुल साफ है कि अभी न्यू एनर्जी बिजनेस कुल रेवेन्यू का सिर्फ 7% ही है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन कंपनी के भविष्य की ग्रोथ की पूरी कहानी यहीं छिपी हुई है। और ये छोटा सा हिस्सा कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। न्यू एनर्जी डिवीजन ने इस तिमाही में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग दुगना है। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। अब इस न्यू एनर्जी में कंपनी का सबसे बड़ा मौका है बीईएस यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। आसान भाषा में कहें तो ये बिजली ग्रिड के लिए एक बहुत बड़े पावर बैंक की तरह हैं। ये सिस्टम सोलर या विंड एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि जब धूप ना हो या हवा ना चले तब भी बिजली मिलती रहे। और कंपनी के पास इसके लिए एक सॉलिड प्लान भी है। उनका टारगेट है कि वित्त वर्ष 31 तक 30 गीगावाट घंटे के बीईएस मार्केट में अपनी पहचान बनाना। इसके लिए वो 280 करोड़ के निवेश से 5 गीगावाट घंटे का एक नया प्लांट बना रहे हैं, जो वित्त वर्ष 27 के अंत तक काम करना भी शुरू कर देगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या बन रही है? एक तरफ है कंपनी का पारंपरिक कारोबार जो थोड़ा संघर्ष कर रहा है, और दूसरी तरफ है भविष्य के लिए एक नया और उम्मीदों से भरा वेंचर। ये जोखिम और इनाम के बीच का एक संतुलन है। यहाँ पर पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चुनौतियों की लिस्ट में आफ्टर मार्केट की धीमी ग्रोथ, घटता एक्सपोर्ट और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें हैं। वहीं अवसरों की बात करें तो बीईएसएस का एक बहुत बड़ा बाजार है, न्यू एनर्जी बिजनेस में तेज ग्रोथ है और सरकार भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है, क्या अमारा राजा का ये नया एनर्जी वाला दांव इतना बड़ा और सफल साबित होगा कि वो पुराने लेड एसिड बिजनेस की सुस्ती की भरपाई कर सके? क्या ये कंपनी के भविष्य को सही मायने में रिचार्ज कर पाएगा? इसी सवाल का जवाब कंपनी की आगे की दिशा तय करेगा। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी डिस्क्लेमर। यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ शैक्षिक और सूचना के मकसद से है। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह बिल्कुल न समझा जाए।
कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।